अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 31 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप इंतजामिया यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अहम तरीन मुलाकात की, एक ऐसी तस्वीर जारी की है जो बराह रास्त या बिलवास्ता मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार पर बिजलियां गिरा सकती है, गिरा रही है और नतायज सामने आ रही हैं। एक और खबर भी मेरे पास आ रही है, वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो खबर एक इंतहाई अहम शख्सियत से मुतालिक है, जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से मुतालिक अहम तरीन जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। वो अमेरिका से रिलेटेड शख्सियत हैं, कौन हैं, क्या हैं, तफसीलात क्या हैं, आगे चलकर शेयर करूंगा। फिर एक ऐसा शख्स जिसे पाकिस्तान में मॉन्स्टर बनाकर मीडिया ने पेश किया, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते रहा, वो अमेरिका के अंदर मतलूब भी है, मुबैना तौर के ऊपर दिवालिया भी है, कॉन्विक्ट भी है। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के निज़ाम अदल और इंसाफ का हाल चेक कीजिए कि साइल खत लिखता है, मुनसिफ खत रिसीव नहीं करता। मुबैना तौर के ऊपर किसने खत लिखा, किसने रिसीव नहीं किया, कोरियर को वापस क्यों भेज दिया गया, इसकी तफसीलात क्या है, डिटेल्स क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बगैर किसी लगी लिपटी के आनन फानन चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। रिचर्ड ग्रैनल, अल मारूफ कयामत गिराने वाले, अल मारूफ मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार के ऊपर फ्री इमरान खान के ट्वीट्स के जरिए क्रूज अटैक करने वाले रिचर्ड ग्रैनल की डोनाल्ड ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात हुई है और उसकी तस्वीर जब जारी हुई है तो वो कितने अहम काउंटर पार्ट हैं, प्लस कितने अहम उनकी कैबिनेट का हिस्सा है, वो उस तस्वीर से साफ देखा जा सकता है। तस्वीर आपने मुलाजा कर ली है। ये तो खबर ये है जो रिचर्ड ग्रैनल से मुतालिक है और इनको जो टास्क सौंपे गए हैं उनमें कुछ टास्क ऐसे हैं जिनका तज़किरा मैं यहाँ करके मामलात को मजीद गंभीर नहीं करना चाहता। वो अभी मैं उसको रोक रहा हूँ, मैं आगे चलकर शेयर करूंगा। लेकिन एक और बड़ी शख्सियत है, मैं शुरू में ही बड़ी खबरें दे देता हूं, अच्छी खबरें दे देता हूं। एक और बड़ी शख्सियत है जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से मुतालिक, भारत भी शामिल है, इनसे मुतालिक अहम जिम्मेदारियां ट्रंप इंतजामिया आने वाले दिनों में सौंप सकती है। मैंने लफ्ज सकता है, सकती है इस्तेमाल किया है, कैन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि चीजें पाइपलाइन में हैं और इस मुलाकात के अंदर कोई ऐसा डिस्कोर्स यकीनन हुआ है जिसकी आवाज अब बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर उठना शुरू हो गई है। ऑलरेडी पीका कानून की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में आजादी इजहार राय के ऊपर जो कदगने लगी हैं उसके ऊपर इंटरनेशनली डिस्कोर्स हो रहा है। लेकिन जिन शख्सियत से मुतालिक मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है ज़ल्मे खलीलज़ाद। ज़ल्मे खलीलज़ाद फॉर्मर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक एलची के तौर पर अहम फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। इत्तलात ये हैं, मुबैना इत्तलात ये हैं, अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद को दोबारा से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से मुतालिक अहम एलची की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं और आने वाले चंद दिन में यह हो सकता है। और हो सकता है कि इस मुलाकात में जिसमें रिचर्ड ग्रैनल और डोनाल्ड ट्रंप आज मिले हैं उसमें यह डिस्कोर्स हुआ हो। तो ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट थी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। अब आ जाते हैं वो शख्सियत जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने मॉन्स्टर बनाकर पेश किया कि इससे बड़ा इन्वेस्टर अमेरिका का पाकिस्तान में हो नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ जेंट्री बीच की और उनके हकायक क्या है मैं खोजता रहा, गूगल पे सर्चे मारता रहा। भाई मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा था, मेरे मुंह से पीका एक्ट के ऊपर आवाजें निकले जा रही थी लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ तफसीलात मेरे सामने आई है, मैं देखकर हिल गया। ये मैं आपको भी दिखा देता हूं। फेडरल ज्यूरी कॉन्विक्ट्स डैलस मैन ऑफ बैंक्रप्सी फ्रॉड। ये इन्हीं साहब से मुतालिक एक अदालत का फैसला है जिसमें इन्हें फेडरल ज्यूरी ने, विफाकी अदालत ने, विफाकी जजेस ने कॉन्विक्ट ऑफ बैंक्रप्सी एंड फ्रॉड डिक्लेयर किया है। यह खबर है 2018 की, फरवरी 26, 2018 की। तो मैं देख रहा था, मैं देख के हिल गया। इसे पाकिस्तान में तो इतना बड़ा शख्स बनाकर पेश किया गया, इतना बड़ा इन्वेस्टर बनाकर पेश किया गया और
ان سے متعلق جو ہے ایثار رانا صاحب نے بھی ایک کامنٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ سے سرمایہ کار آئے ہیں نا جینٹری بیچ, پتہ چلا ہے کہ ان کی امریکہ میں 6-7 شوارمے کی بڑی دکانیں ہیں. یہ صاحب سے پی ٹی آئی کے مقابلے میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پاکستان بلائے گئے ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جب ان کا کامنٹ میں نے پڑھا, میں نے کہا جا کر چیک کروں کہ کیا ہے ان کی حقیقت, کیا ہے جو پاکستان میں میڈیا نے اتنا واویلا مچایا. حالانکہ دفتر خارجہ ہمارا بھی ڈینائل دے رہا ہے, سپوکس پرسن جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی پرائیویٹ پاکستان کا وزٹ ہو سکتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہیں وہاں پہ سرکاری حیثیت میں بھیجا گیا ہو. پاکستان کا دفتر خارجہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو اتنا ہائپ کیوں دی جا رہی ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو چیز سامنے آئی میرے, وہ میں دیکھ کر ہل گیا اور میں نے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر دی ہے. اچھا جی, 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ ہے. میں جو وہ کوریئر والی کہانی آگے بتاتا ہوں. 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں. وکیل خالد یوسف چودھری نے اپیلوں پر اعتراضات دور کر کے دوبارہ اپیلیں دائر کر دی ہیں. دوسرا, رانا ثناء اللہ صاحب کا تھوڑی دیر پہلے ایک بیان آیا, اسٹیٹمنٹ آیا, بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے آج رات 12 بجے تک آ جائیں, وزیر اعظم نے مذاکرات کی آفر کی ہے. مطلب 31 کی لاسٹ ڈیٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. آلریڈی پاکستان تحریک انصاف اپنی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اسے تحلیل کر چکی ہے. اچھا, کچھ دوست کلیم کرتے ہیں, میں پھر لفظ مبینہ استعمال کرتا ہوں, allegedly, reportedly, سوشل میڈیا کے اوپر کچھ دوست جو رپورٹرز ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام جو خط لکھا تھا وہ نجی کوریئر کے ذریعے بھیجا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے خط وصول کرنے سے انکار کر دیا مبینہ طور کے اوپر. allegedly جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے دوست رپورٹرز ہیں جو صحافیوں رپورٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ترجمان سپریم کورٹ سے نمائندہ اے بی این راجہ بشارت نے رابطہ کیا تو وہ اس بارے میں لا علم نکلے. جناب اب آپ بتائیں کہ ایک ایسا ملک جس میں سائل منصف سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کرنا چاہ رہے, ایٹ لیسٹ ریسیو تو کر لیں, پڑھ تو لیں, انصاف نہ بھی دیں. تو عمران خان بیٹھا جیل کے اندر ہے, قیدی نمبر 804 ہے, 25 کروڑ عوام کا مرشد ہے, لیکن اس نے ایکسپوز سسٹم کے ایک ایک ہرکارے کو کر دیا. اور وہ دیکھیں نا, ریسیو تو کرنا دے گی, ایک جنٹل وے ہوتا ہے, وہ تو رجسٹرار نے کرنا ہے, بعد میں چیف صاحب پڑھیں بھی نہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. تو بہرحال یہ چیز میرے سامنے آئی تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. عمران ریاض خان جو ہے وہ لندن تو پہنچ گئے, انہوں نے ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ جب اغوا کیا گیا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ تیرے گھر والوں نے تیرا جنازہ پڑھ لیا, ان کی نظر میں تو مر چکا ہے, اب ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے, یہ میری مجبوری تھی, اس وجہ سے میں ملک چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں. اچھا, سویلینز کے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل اور سزاؤں کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل کی جو سماعت تھی وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے, لیکن اس پہ کچھ چیزیں جو سماعت کلوز ہو رہی تھی اس وقت آئی ہیں. یہ وقفے کے بعد کا احوال تھا, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو خود متاثرہ ہو وہ شفاف ٹرائل نہیں دے سکتا. خواجہ احمد حسین صاحب جو وکیل تھے انہوں نے بات کی. جسٹس امین الدین خان نے کہا ہمارے سامنے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی مثال موجود ہے. کلبھوشن یادیو کیس میں صرف افواج پاکستان ہی متاثرہ نہیں ہے. جسٹس امین الدین خان. جسٹس محمد علی مظہر مولے آرمی ایکٹ کی شک 21D2 کو کالعدم قرار دے رہے تو بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو جیسے واقعات میں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا. یہ کس نے بولا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے بولا. احمد حسین ایڈوکیٹ بولے عدالتی فیصلے میں کلبھوشن یادیو پر بات نہیں کی گئی. کیا مستقبل میں اگر کوئی ملک دشمن جاسوس پکڑا جائے تو اس کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا اس کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگا, یہ وکیل صاحب بولے. اچھا جی, جسٹس حسن اظہر رضوی اس بات کے اوپر مسکرائے, یعنی جو دشمن ملک کا جاسوس ہوگا اس کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگا, لیکن اپنے ملک کا جو بندہ ہوگا اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا. اس کے اوپر جسٹس حسن اظہر رضوی مسکرائے اور انہوں نے اس کے اوپر مطلب وہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ معاملہ کیا. یہ عجیب بات ہے, قانون کی شک کو کالعدم بھی قرار دیا جائے اور یہ بھی کہا جائے کہ اسپیشل ریمیڈی والوں کو استثناء ہے. جسٹس امین الدین خان, یہ تو عجیب بات ہے. جسٹس امین الدین خان, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. خواجہ احمد حسین نے کہا مستقبل میں کیا افواج پاکستان آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D2 استعمال کر سکتی ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے بولا یہ حقیقت ہے مستقبل میں 21D کا استعمال نہیں ہوگا, 21D2 کا استعمال نہیں ہوگا. میں اپنے دلائل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب بولے. اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا فیلڈ جنرل کورٹس پاکستان میں پسند کا وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا آپ ملزمان کا مقصد یہاں پر مقدمہ یہاں پر لڑ رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی کا مکالمہ. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں وکیل آرمی چیف کی اجازت سے ملتا ہے. خواجہ احمد حسین نے کہا آرمی چیف اجازت نہ دیں پسند کا وکیل نہیں ملتا. خواجہ احمد حسین, فیصلہ کوئی کرتا, فیصلے کو کنفرم دوسری اتھارٹی کرتی ہے, ایسے تو کنفرمنگ اتھارٹی ناٹ گلٹی کو گلٹی بھی کر سکتی ہے. احمد حسین نے کہا ایف بی علی سمیت عدالتی فیصلوں سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں؟
जस्टिस मंदोखेल बोले। और जस्टिस मंदोखेल ने यहां पर यह भी कहा कि एफबी अली केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस मंदोखेल बोले एफबी अली फैसला की गई अदालतों में तौसीक की गई। जस्टिस मंदोखेल और 21वीं तरमीम का फैसला 17 जजेस का है, यह भी जस्टिस मंदोखेल ने बोला। यूं फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है और वकील ख्वाजा अहमद हसन अपने दलाइल जारी रखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आपके सामने शेयर करना था। एक और अफसोसनाक डेवलपमेंट जो मेरे सामने आ रही है वो ये है कि अम्मान ने, सल्तनत ऑफ अम्मान ने पाकिस्तान के जो किसी भी तरह के वीज़े हैं उनके ऊपर सख्ती मज़ीद बढ़ा दी है। अब हमारे जो वज़ीर दाखिला है वो अब मुल्कों के दौरे करते फिर रहे हैं बतौर खुद साख्ता वज़ीर ख़ारजा जो नज़र आ रहा है। और हमारे यहाँ जो स्ट्रेटजी है वीज़ाज़ की वो अपने तई एक मुख्तलिफ अंदाज रखती है। और जो लोग जॉब्स की गर्ज से मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं उनके साथ सिचुएशन ये है कि उनकी वीज़ा पॉलिसी मज़ीद सख्ती का शिकार है। थोड़ी देर पहले जुल्फ़ी बुखारी ने इसके ऊपर कमेंट किया तो मैं देख रहा था, तो अल्लाह खैर करे, पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी हो। कुछ वायरल ट्वीट्स और बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माज़रत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं काला कानून सफ़ेद कैसे होता है, कितना जल्दी होता है, ये तो हम पिछले चंद सालों की सियासत में देख ही चुके हैं। जिस कानून का काला कानून कहा जाता था, सहाफ़ियों के एहतजाजी धरनों में शिरकत की जाती थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी उस वक्त कहते थे हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, मगर ये सारे आज उसी कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ वेपनाइज करने के लिए मुत्तहद हैं ताकि सहाफ़ियों की ज़बानबंदी हो सके। अब ये हालात है। अब एक स्टेटमेंट फैसल वार्डर साहब का वो आपके सामने रखता हूँ, जरा सुनिएगा और सर धुनिएगा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं किसी को कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए, किसी को जमहूरी पाकिस्तान चाहिए। ये वाला पाकिस्तान है, इसी से गुजारा करें, कायदे आज़म वाला पाकिस्तान नहीं मिल सकता। कायदे आज़म वाला पाकिस्तान ही जमहूरी पाकिस्तान था, उसमें और आप वाले जमहूरी पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है हुजूर वाला। और आप जो कह रहे हैं कि इसी पाकिस्तान से गुजारा करें, कायदे आज़म वाला पाकिस्तान नहीं मिल सकता। अगर डिसाइडिंग अथॉरिटी आप हैं, अगर फाइनल अथॉरिटी आप हैं, तो आप ये तय कर लें हमारी पब्लिक उसी पाकिस्तान में रहती है, एंड दे नो कि ताकत का असल सरचश्मा जो होती है वो अवाम होती है, और अवाम को अपने मैंडेट और वोट की ताकत का अंदाज़ा है, चाहे इसके ऊपर कितनी कदगने क्यों ना लगा दी जाएं और चाहे इसको बार बार थेफ्ट ही क्यों ना किया जाता रहे। गो के हालात ऐसे हैं कि पहले पार्लियामान पर कब्जा हुआ, फिर जुडिशरी पर कब्जा हुआ, अब मीडिया पर होने जा रहा है, सोशल मीडिया पर होने जा रहा है। लेकिन 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है। अल्लाह सबकी खैर रखे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।